सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कराची से हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहानी उनके मोहल्ले में रहने वाले एक 8 साल के बच्चे की है। तो चलिए दोस्तों, ये वाकया उस बच्चे की माँ की जुबानी ही सुनते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हम भैंस कॉलोनी में रहते थे। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। सब शादीशुदा थे। हम सब भाई बहनों की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। सारे लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची कितना मसरूफ शहर है और कितना बड़ा भी है, इसलिए लोगों को एक दूसरे की ज्यादा फिक्र नहीं होती। मगर हम बहन भाइयों में बड़ा प्यार था और हमारा आपस में मिलना जुलना लगा रहता था। मेरी बड़ी बहन अजरा की बेटी की सालगिरह थी। उसने हम सबको मदऊ किया था। वो हर साल अपनी बेटी की सालगिरह मनाया करती थी, कभी धूमधाम से तो कभी घर पर ही मना लिया करती थी। इस बार उन्होंने बड़ा इसरार करके मुझे भी बुलाया, इसलिए 7:30 बजे ही मैंने कहना शुरू कर दिया कि बहन मुझे इजाजत दो, मुझे मेरे घर जाना है क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और जल्दी ही रात आ जाती है। मेरा जल्दी चले जाना ही बेहतर है। सालगिरह तो काफी पहले ही हो चुकी थी। खाने के बाद अब चाय का दौर चल रहा था। चाय पीते ही मैंने अपनी बहन से रुखसत मांगी। वो कहने लगी ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जब वो वापस आई तो उनके हाथ में मेरे शौहर इफ्तिखार के लिए खाना था। वो कहने लगी बहन ये खाना हमारे जीजू के लिए ले जाओ। तुम चलो, मैं अकरम को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। वो तुम्हें स्टॉप तक जरूर छोड़कर आएंगे, बल्कि शायद रक्षा वगैरह भी करवा देंगे। मैं अकरम भाई के साथ अपने बेटे काशिफ को लिए हुए रवाना हुई। घर से निकलकर हमें काफी लंबा रास्ता पैदल चलना था। फिर जाकर रोड आता था और वहां से घर जाने के लिए हमें कोई सवारी मिलनी थी। रात के बढ़ने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था, इसलिए लोग जल्द ही अपने घरों में चले गए थे और मुझे भी बड़ी सर्दी महसूस हो रही थी। मैं चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं। सर्दी से मेरा बुरा हाल था। मैं जो अपने साथ गर्म कपड़े लाई थी वो इस सर्दी के लिए मौजू नहीं थे। हम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि सामने ट्रेन की पटरियां शुरू हो गईं, जिनको क्रॉस करने के लिए 4 चुंगियां बनाई गई थीं और उनके ऊपर से ट्रेन गुजरती थी। लोग चुंगी के नीचे से गुजरते थे। मैंने किसी औरत से सुन रखा था कि उन चुंगियों के आसपास का इलाका बड़ा असेबी है और वहां पर जिन्नात और भूत रहते हैं। लोग इधर से गुजरते हुए भी कतराते थे। एक तो रात का वक्त था और ऊपर से असेबी सायों की ये कहानी। मेरे दिल में खौफ बैठता जा रहा था। जैसे जैसे ही चुंगी नजदीक आती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। उस असेबी इलाके के दरमियान से गुजरते हुए मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मैंने अपने बेटे काशिफ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। खौफ से मेरा जहन माऊफ होता जा रहा था और तमाम कुरानी आयत मेरे जहन से निकल गई थी। उसी दौरान हम चुरंगी से गुजरकर दूसरी तरफ आ गए। कुछ आगे चलकर सड़क पर आ गए जहां से हमें रक्षा लेना था, मगर रक्षे वाले हमारे इलाके का सुनकर आगे बढ़ जाते थे। बड़ी मुश्किलों से एक रक्षे वाला राजी हुआ। उसने भी डबल किराए का मुतालबा किया, जिस पर मैं मजबूरन राजी हो गई। अकरम भाई ने हमें रक्षे पर सवार कर दिया और रक्षे वाले को सही सलामत हमारी मंजिल तक पहुंचाने की तलकीन करके अकरम भाई तो वहां से चले गए। रक्षा तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता जा रहा था। बलाखिर हमारा घर आ गया। उस दौरान हमारे साथ कोई वाकया पेश नहीं आया। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। मैंने महसूस किया था कि सारे सफर के दौरान काशिफ बिल्कुल खामोश था। मुझसे उसकी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं पहले तो समझी कि थकन की वजह से काशिफ चुप बैठा है, इसलिए मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। रक्षे वाले को पैसे दिए और दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे शौहर इफ्तिखार ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर चली गई। इफ्तिखार पूछने लगा, बेगम काशिफ कहाँ है? उनके पूछने पर मैंने गौर से देखा तो वो सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। वाकई काशिफ गायब था। वो नजर ही नहीं आ रहा था कि कहाँ चला गया। ये देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरा प्यारा बेटा काशिफ कहाँ गया।
अभी तो वो मेरे साथ रक्शे से उतरकर दरवाजे तक आया था, फिर वो बेचारा कहाँ चला गया। अच्छा तुम रुको, मैं बाहर देखता हूँ। ये कहकर इफ्तिखार बाहर निकल गए। काफी देर के बाद जब वो वापस आए तो काशिफ उनके साथ नहीं था। वो गुस्से में कहने लगे, मैंने काशिफ को हर जगह देखाया है, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आई हो? तुम ही उसे अपने बहन के घर लेकर गई थी। दोस्तों, मेरा खावंद मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा था। मैं सच बोल रही हूँ इफ्तिखार, मैं काशिफ को अपने साथ ही लाई थी। रक्शे से तो वो मेरे साथ ही उतरा था, फिर न जाने कहाँ चला गया। क्या मतलब कहाँ चला गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इफ्तिखार के लहजे में बड़ा गुस्सा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे मार ही डालेगा। आमतौर पर मुझसे मेरे खावंद इफ्तिखार बड़े प्यार से बातें करते थे, मगर काशिफ के मामले में वो कोई कोताही बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करते थे। काशिफ की अदम मौजूदगी से उनका मीटर शॉर्ट हो गया था। अभी उनकी पूछताछ जारी थी कि फोन की घंटी बज उठी। हम दोनों ने चौंक कर देखा, फिर सवालिया नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब इफ्तिखार ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, कौन बोल रहा है? मैं अजरा बोल रही हूँ। मैंने इसलिए फोन किया है कि सायरा काशिफ को यहीं मेरे घर पर छोड़ गई है। कुछ देर पहले अकरम किसी काम से बाहर निकले तो देखा कि कुछ लोग काशिफ को ला रहे थे। अकरम ने काशिफ को पहचान लिया तो लोग इसे अकरम के हवाले करके चले गए। अब काशिफ हमारे पास है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि उसे अपने घर जाना है। अगर आप मुनासिब समझें तो भाई साहब को कहें कि वो काशिफ को आकर लेके जाए। ये जान कर के काशिफ शाह फैसल में मौजूद है, मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। भला ये कैसे मुमकिन था? वो तो खुद मेरे साथ रक्शे में बैठा हुआ था, वो काशिफ ही था। वो मेरे साथ रक्शे से नीचे भी उतरा था, लेकिन वो अचानक कहाँ गायब हो गया? वो शाह फैसल में कैसे रह गया? फिर वो कौन था जो सारे रास्ते मेरे साथ सफर करता रहा? खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। इफ्तिखार ने असरा बाजी से कहा, आप काशिफ से कहें मैं उसे अभी लेने आ रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है भाई, आप आ जाएं, तब तक मैं इसे बहलाती हूँ। ये कहकर अजरा बाजी ने फोन बंद कर दिया। हद होती है लापरवाही की। सायरा, बच्चे को वहीं छोड़कर आ गई हो, कोई होश नहीं है तुम्हें क्या? और फिर तुम कहती हो कि तुम इसे लाई थी। अगर साथ लाई होती तो फिर वो इतनी दूर कैसे चला गया? उसने तो मुझ पर दावा ही बोल दिया। तुमने लापरवाही की हद कर दी है सायरा। मेरे शौहर तो मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। मैं तो शर्मिंदगी के मारे जमीन में धंसी जा रही थी। अब मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं अपने साथ अपने बेटे काशिफ को लाई तो जरूर थी, मगर वो दोबारा वहाँ कैसे पहुँच गया मैं ये नहीं जानती। मेरा जहन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं उसे अपने साथ नहीं लाई थी। अगर वो मेरे साथ आया था तो फिर वो इतनी जल्दी कैसे शाह फैसल तक पहुँच गया? अगर फर्ज करें कि काशिफ वहीं रह गया था तो जो मेरे साथ बच्चा बैठा था, जो सारे रास्ते मेरे साथ चुपचाप बैठा था, वो आखिर कौन था? ये सोचकर ही मेरे बदन में जुर्जरी सी आ गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी गई। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मेरे पूछने पर इफ्तिखार की आवाज सुनाई दी। मैंने जब दरवाजा खोला तो इफ्तिखार ने अपनी बाइक अंदर की। मैंने देखा वो अकेले अंदर आए थे, काशिफ उनके साथ नहीं था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, आप काशिफ को क्यों नहीं लाए? मेरी बात पर इफ्तिखार ने चौंक कर अपने पीछे मुड़कर देखा तो वो भी हैरान रह गए। अरे ये काशिफ फिर से कहाँ चला गया? बेटा, ये मजाक का समय नहीं है। वो तो मेरे साथ अभी बाइक पर आया था, फिर अचानक बताए बगैर कहाँ चला गया? उन्होंने जल्दी से बाइक सहन में खड़ी की और खुद बाहर निकल गए। काफी देर के बाद जब वो वापस आए तो काशिफ उनके साथ फिर नहीं था। वो कहने लगे, मैं तो इसे अभी अभी अपनी बाइक पर बिठा कर लेकर आया हूँ। रास्ते में हमने उसे बहुत सी बातें भी की थी। घर आने तक वो अचानक कहाँ चला गया? या खुदाया, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हम काशिफ के बारे में बातें ही कर रहे थे कि अचानक फिर से फोन की घंटी बजी। फिर अजरा बाजी का फोन था। उन्होंने कहा, अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा, वालेकुम सलाम बाजी। वो कहने लगी, इफ्तिखार भाई जाते हुए काशिफ को तो यहीं छोड़ गए हैं। देखिए वो कितना रो रहा है। उसकी एक ही जिद है कि वो घर जाना चाहता है। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं वो?
अपने अकलौते बेटे को फिर छोड़ गए। दोस्तों पहले तो सायरा से ले जाना भूल गई थी और अब इफ्तिखार भी उसे वहीं छोड़ आया था और बेटा मुसलसल यही रट लगाए हुआ था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर ये तो रुकने को तैयार ही नहीं है। आपको अभी आना पड़ेगा, इसलिए जल्दी आएं और अपने बेटे को यहाँ से लेके जाएं। बहन की काल एक बम धमाका थी जो हमारे सरों पर फटी। काशिफ को न लाने की गलती मुझसे तो हो गई थी, लेकिन इफ्तिखार ये गलती कैसे कर बैठे? और वो तो खुद कह रहे थे कि वो इसे बाइक पर बिठा कर लाए थे। घर तक आते हुए अचानक दोबारा से काशिफ शाह फैसल कैसे पहुंच गया? ये सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे शौहर ने दोबारा अपनी बाइक निकाली और काशिफ को लेने के लिए रवाना हो गए। काशिफ के बार बार यहाँ पहुँचने पर मुझे ये लग रहा है कि तुम सब लोग उस चुंगी के नीचे से गुजरे थे। शायद वहाँ से ही कुछ हुआ है, क्योंकि वो इलाका असेब ज़दा है। लोग इसलिए डर के मारते उस चुंगी के पास से नहीं गुजरते। फिर इफ्तिखार भाई आप मेरे साथ काशिफ को लेकर चलें। दोस्तों ये सब लोग काशिफ को लेकर मस्जिद के इमाम के पास पहुंच गए। उन्होंने काशिफ का जायजा लिया तो उन्हें काशिफ की आंखें चढ़ी हुई महसूस हुई। उन्होंने कहा यह लड़का असेब ज़दा है, इस पर किसी जिन का साया है। उन्होंने दम किया और लोहे कुरानी लिखकर गले में पहनाने के लिए दिया और कहा कि मैं वक्ती तौर पर इसे महफूज कर दिया है, मगर आप इसे किसी आमल को दिखाएं, वरना जो चीजें इसके अंदर हैं उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। अभी आप सफर से गुरेज करें। घर आकर इफ्तिखार ने वहीं से फोन करके सारी सूरत-ए-हाल बताकर कहा तुम दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लो, जरूरी समझो तो अपने भाई को बुलवा लो, सिर्फ आज के लिए। कल तो मैं जाऊंगा और इमाम साहब ने सफर करने से भी मना किया है। ठीक है इफ्तिखार, आप परेशान मत हो, बस आप काशिफ का ख्याल रखिएगा। दूसरे दिन जल्दी ही इफ्तिखार वापस आए। उनके साथ काशिफ भी था। वो पहले की तरह हशाश बशाश तो नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल खामोश था। इफ्तिखार ने मुझे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, मैं किसी आमिल का पता करता हूँ। वक्त गुजरता गया मगर हमें कोई अच्छा आमल नहीं मिल सका। लोगों के बताने पर जिस आमल के पास भी हम जाते या तो फिर वो जाली होते या फिर इसका इलाज करने में नाकाम रहते, मगर हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिर हम एक पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास गए। उस दौरान में काशिफ कई बार बीमार पड़ चुका था। हमें तो काशिफ की जान के लाले पड़ गए थे। जिसने जैसे बताया हमने वैसे ही किया, मगर नतीजा सिफर रहा। काशिफ अब कमजोर से कमजोर होता जा रहा था। हम जैसे ही काशिफ को लेकर उन बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस पर शैतानी जिन्नात का साया है, आपने आने में देर कर दी है, मगर मुकम्मल तौर पर मैं इस बच्चे को निजात नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन जितना अजाला हो गया है मैं इसके जिस्म से कुछ जहर तो निकाल दूंगा। मैं आपको तावीज़ दे रहा हूँ, आप इसके गले में डाल दें और हर रोज नमाज रोजे की पाबंदी करें। जितने भी वज़ाइफ मैं बताऊं उन्हें बाकायदगी से पढ़ें। अल्लाह ताला करम करेगा और मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हमने भी उन बाबा जी की नसीहत अपने पल्लू से बांध ली और उनके मुताबिक तमाम वज़ाइफ किए। काशिफ को तावीज़ भी बंधवा दिए, काशिफ के नाम का सदका भी करते रहे। आखिर 2 महीने की सख्त जिद्दोजहद के बाद हमारा प्यारा बेटा काशिफ बिल्कुल ठीक हो गया, मगर उसकी सेहत पहले जैसी नहीं थी। वो बिल्कुल कमजोर सूखा पड़ गया था। दोस्तों ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। कहा जाता है कि आज भी उस चुंगी के नीचे से जो भी लोग गुजरते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं पेश आती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।